कांग्रेस नेता निर्मल खत्री ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के पूर्व प्रमुख एमएस गोलवलकर पर विवादास्पद बयान दिया है। खत्री ने दावा किया कि गोलवलकर हिटलर से प्रभावित थे और उनकी विचारधारा में नाजीवाद की झलक दिखती है। इस बयान से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। बीजेपी और आरएसएस समर्थकों ने इसे निराधार और अपमानजनक करार दिया है। इस बीच कांग्रेस ने अपने नेता के बयान का बचाव करते हुए कहा कि ये ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। देखिए ये रिपोर्ट। एक तो ये है कि देश में जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है हिंदू मुसलमान का, और जिस तरीके की मानसिक स्तर पर चीज़ें भर दी जा रही, जात की, धर्म की, गांव-गांव में, शहरों में, गांव में अलग अलग एक वर्ग खड़ा हो गया है, जिससे देश जो है बहुत पीछे चला गया है। इसको कोई माने या ना माने, ये जो माहौल बनाया गया है पिछले एक दशक से इस तरीके का जो है, और उसके दम पर जो है सत्ता पाने का जो षड्यंत्र किया गया है, पाया है लोगों ने, उस चीज़ से कांग्रेस कैसे लड़ेगी। मैं भी समझता हूँ कि जो वैचारिक धरातल पर हमें लड़ाई लड़नी चाहिए थी, वैचारिक धरातल पर इस देश के निचले स्तर पर लोगों को तैयार करना चाहिए था, उसमें हम चूक गए। आरएसएस के पास कोई साधन नहीं था, सरकार नहीं थी, लेकिन वो वैचारिक धरातल पर विभिन्न प्लेटफॉर्म के जरिए उस काम को कर रही थी। लेकिन शायद कांग्रेस के नेतृत्व के पास एक बहुत बड़ी सोच थी, और वो सोच थी विकास। उनका ध्यान विकास की तरफ रहा, और वैचारिक धरातल पर नीचे लोगों को पुख्ता किया जाए, प्रशिक्षित किया जाए, उस काम में कहीं ना कहीं शिथिलता हुई, और उसी का फ़ायदा आरएसएस को मिला, बीजेपी को मिला और इनके नेतृत्व को। और मैं समझता हूँ कि इस कमी को कांग्रेस का नेतृत्व अब समझ रहा है, और इसको पूरा करने के लिए कुछ न कुछ प्रयास है। ये जो विकास की तमाम अभी आपने बातें की, हर पार्टी की सरकार आती है, सब अपने जो है सालाना और 5 साल के 10 साल के जश्न मनाते हैं, चाहे कांग्रेस हो या सपा हो, बसपा हो या भाजपा इस समय मना रही है 8 साल योगी की बेमिसाल। लेकिन जैसे फैजाबाद के इस संदर्भ में चूँकि ये मंडली आप वार्ता कर रहे हैं, फैजाबाद के आसपास ही नहीं, तमाम जिलों के जो नगर निगम हैं, जो नगर पालिकाएँ हैं, जो नगर परिषद हैं, इनका विस्तार होता चला जा रहा है, गाँव ख़त्म होते जा रहे हैं। जैसे फैजाबाद में ही जो रिंग रोड निकल रही है, या जो और तमाम योजनाएं बन रही हैं, 84 कोसी परिक्रमा की, या जो और हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, लगभग रिंग रोड के बनने से ही लगभग 250 गांव ख़त्म हो गए हैं। इन गांवों के लोग भूमिहीन हो गए हैं। इसको विकास का दर्जा दिया जा रहा है। निश्चित तौर से इस पूरे प्रकरण में 20% लोग जो है लाभान्वित होंगे, और 80% जो है वो वही ठेला खुमचा और ऑटो रिक्शा और बैटरी रिक्शा चलाएगा। इससे कैसे निजात पाया जाएगा? देखिए, विकास भी ज़रूरी है, ट्रांसपोर्ट का नया सिस्टम, हाईवे, फैक्ट्री बने, ये भी ज़रूरी है। ये तो सोनिया जी की कृपा है कि उन्होंने भूमि अधिग्रहण के कानून को जो नए सिरे से वो लाई, कि अगर भूमि ली जाएगी तो सर्किल रेट का 4 गुना किसानों को मिलेगा, नहीं तो उसके पहले तो आना वाले काम पर लोग ले लेते थे। लेकिन आज की जो स्थिति है उसमें आवश्यकता है, क्योंकि दायरा बहुत बढ़ गया है। जैसे आपने कहा कि नगर निगम यहाँ से लेके वहाँ तक हो गया, जहाँ तक था वहाँ तक तो नाली की सफाई हो नहीं पा रही थी, और उसको बढ़ा के कहाँ से कहाँ कर दिया। तो इन परिस्थितियों में जो प्रभावित पक्ष है, हम उसको किस तरीके से क्षतिपूर्ति कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिस पर सोचना पड़ेगा। एयरपोर्ट के पास ज़मीन ली गई, मुआवजा किसी को मिला, लेकिन अगर घर आ रहा था तो उस समय प्रशासन ने कहा कि हम घर के लिए ज़मीन देंगे, वहाँ पर आप घर बना सकते हैं। विभिन्न स्थानों पर ज़मीन का कुछ आवंटन नहीं हुआ। अब एक व्यक्ति मूल रूप से यहाँ रह रहा है, उसका खेत वहाँ से 2 किलोमीटर दूर ऐसी जगह पर है जो एक्वायर नहीं हुआ है, और उसको 12 किलोमीटर दूर आप छोटा सा एक प्लॉट दे रहे हो कि यहाँ पर आकर के रहें। किस तरीके से उसकी जो बची ज़मीन है उसकी वो देखभाल करें। और जहाँ प्लॉट भी दिया है वहाँ पर भी मेरे सामने कुछ दर्शन नगर के आसपास के मामले आए हैं कि प्लॉट देने के बाद
निर्माण के बाद उससे कहा जा रहा है कि नहीं अब 4 फीट 6 फीट पीछे जाओ। तो ये जो विसंगतियाँ हैं कि विकास भी ज़रूरी है, रिंग रोड भी ज़रूरी है, और अब तो इलाहाबाद से अयोध्या एक बहुत हाई स्पीड कॉरिडोर वाली रोड आ रही है जिसकी नाप जो बीकापुर और इधर उधर चल रही है। लेकिन इससे जो प्रभावित पक्ष है, अब सिर्फ 4 गुना मुआवजे से उसका शायद काम नहीं चलेगा, उससे हट करके भी कुछ सोचना पड़ेगा। अंतिम प्रश्न, गोलवलकर जी ने कहा था कि कुछ संवैधानिक संस्थाओं और जंगल और ज़मीन पर कब्जा कर लीजिए तो आने वाले 7 जन्मों तक कोई आपको सत्ता से बाहर नहीं पड़ रहा है। और ये गोलवलकर का कहा हुआ आज एकदम सच दिखाई पड़ रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मोदी के वाया मोदी जो है इन चीज़ों को अंजाम दे दिया है। तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर उनका नियंत्रण है, चाहे वो इलेक्शन आयोग हो या न्यायपालिका हो, शैक्षणिक संस्थान हो, यहाँ तक कि यूपीएससी से भी तमाम पोस्टें निकाल करके जो है वाया बोर्ड या तमाम दूसरे रास्तों से उन पर भर्तियाँ की जा रही हैं। एक तरीके से उनका नियंत्रण हो गया है और उसका परिलक्षण भी दिखाई पड़ता है तमाम लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, जहाँ पर उनका कुछ नहीं रहता और भारी बहुमत से जीत जाते हैं उन कारणों से। इसको कांग्रेस कैसे लड़ेगी? एक तो इसमें मैं पहले ये बता दूं कि किसी व्यक्ति की जो विचारधारा है वो उसकी ओरिजिनल है या कहीं से ली गई है, हम थोड़ा उससे शुरू करें। बहुत सी विचारधाराएं आई, मार्क्सवादी विचारधारा, जयप्रकाश नारायण जी की, आचार्य जी की, लोहिया जी की, जो उन्होंने अपने खुद मन से सोचा, या दीनदयाल उपाध्याय। गोलवलकर जी हिटलर से प्रभावित थे और हिटलर से प्रभावित होकर के सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करने की बात ही नहीं थी, हिटलर नस्लीय भी वो प्रभुता चाहता था। तो उन चीज़ों को गोवलकर जी ने अपने व्यक्तित्व में हटा दिया।